Assalamu alaikum students. I hope you are doing well. जैसा कि जो प्रीवियस लेक्चर्स रहे हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड उनमें हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे जो कि हमें क्लियर कर रहे थे कि हाउ टू मैनेज अ बिजनेस, हाउ टू मैनेज एन ऑर्गेनाइजेशन, हाउ टू अप्लाई managerial techniques or skills within your business environment. आज के टॉपिक में हम बिजनेस इकोसिस्टम डिस्कस करेंगे या बिजनेस इकोलॉजी, जो कि हमारा आज फर्स्ट टॉपिक होगा। और सेकंड टॉपिक होगा हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट एंड टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट। देखें आप कोई भी कंपनी या बिजनेस या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं तो वो किसी इंडस्ट्री का पार्ट होती है। जिस इंडस्ट्री का वो पार्ट होती है वहाँ उसी से रिलेटेड उसी यानी अगर एक बिजनेस फार्मास्यूटिकल बिजनेस है तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का वो बिजनेस पार्ट होगा। अगर एक बिजनेस एक ऑर्गेनाइजेशन फैब्रिक से रिलेटेड है, फैब्रिक का बिजनेस कर रही है, फैब्रिक की ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप देखते हो कि वो एक इंडस्ट्री का पार्ट होती है, वो एक इंडस्ट्री में सर्वाइव कर रही हो। ऑर्गेनाइजेशन या कोई कंपनी या कोई बिजनेस जब भी कहीं सर्वाइव कर रही हो, स्टैंड कर रही हो, तो उसे डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे होते हैं या उसके डिफरेंट फैक्टर्स के साथ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ लिंकेजेस होना ज़रूरी है, रिलेशनशिप होना ज़रूरी है। कोई भी कंपनी, कोई भी बिज़नेस इंडिविजुअली स्टैंड नहीं कर सकता, इंडिविजुअली compete नहीं कर सकता, इंडिविजुअली सर्वाइव नहीं कर सकता, जब तक उसे और ऑर्गेनाइजेशंस, उसके और कंपेटिटर्स, उसे सप्लायर्स, उसे डिस्ट्रीब्यूटर्स, उसे होलसेलर्स ना मिलें, तो वो बिज़नेस कभी भी अ, एक आप कह सकते हैं कि एस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशन नहीं बन सकती। तो आज जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो इकोसिस्टम से रिलेटेड है या बिजनेस इकोलॉजी से रिलेटेड है कि किस तरह बिजनेसेस रिलेशनशिप्स क्रिएट करते हैं और ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। सेम नेचर ऑफ बिजनेस भी हो सकते हैं, यानी बिजनेस का साइज, बिजनेस की नेचर, नेचर ऑफ प्रोडक्शन, नेचर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, साइज ऑफ द फर्म, साइज ऑफ द बिजनेस, ये डिपेंड करता है जो आपकी नेचर, आपका बिजनेस जिस नेचर का होगा, सर्विस सेक्टर है, आप प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, प्रॉफिटेबल है या नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, तो किस तरह उससे कंपेटिटर्स इफेक्ट कर रहे होते हैं या किस तरह उस कंपटीशन में इन्वॉल्व होके वो ऑर्गेनाइजेशन सरवाइव करती है या किस तरह उसे सप्लायर्स की ज़रूरत पड़ती है, सप्लायर्स के साथ कैसे वो नेटवर्किंग करती है या अपने नेटवर्क्स क्रिएट करती है, रिलेशनशिप्स क्रिएट करती है। तो ये हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक है, बिजनेस इकोसिस्टम और बिजनेस इकोलॉजी। पहले हम डेफिनेशन क्लियर कर लेते हैं कि बिजनेस इकोसिस्टम इज अ नेटवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, कस्टमर्स, competitors, government agencies, and so on, involved in the delivery of specific product or service through both competition and cooperation. The idea is that each entity means the business or company, each entity in the ecosystem affect and is affected by the others, creating a constantly evolving relationship in which each entity must be flexible and adaptable in order to survive as in a biological ecosystem. तो हमने जो फर्स्ट कुछ आपने कॉन्सेप्ट देखा कि अ बिजनेस इकोसिस्टम इज अ नेटवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे पहले मैंने आपको कहा कि आपको बिजनेस इकोसिस्टम आप किसे कहेंगे कि वो ऐसा सिस्टम, हम सिस्टम पहले डिस्कस कर चुके हैं, हमारी जो प्रीवियस क्लासेस रही उसमें हमने सिस्टम पे बात की। ओपन सिस्टम हो सकता है, क्लोज सिस्टम हो सकता है। हमने कहा कि ऑर्गेनाइजेशंस को ओपन सिस्टम में सर्वाइव करना चाहिए, ओपन सिस्टम अप्लाई करना चाहिए, इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशंस या बिजनेसेस ओपन सिस्टम पे सर्वाइव करते हैं। तो अब हम वही बात कर रहे हैं कि जब एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन वो किसी भी सिस्टम का पार्ट हो, वो किसी इंडस्ट्री का पार्ट हो, वहाँ वो इफ़ेक्ट भी कर रही हो और इफ़ेक्ट भी हो रही हो।
यानी कि ऑर्गेनाइजेशन एक बिजनेस इफेक्ट हो भी रहा हो और इफेक्ट कर भी रहा हो, तो आप कहते हो कि दिस इज द इकोसिस्टम, दिस इज बिजनेस इकोलॉजी। इसे आप बिजनेस इकोलॉजी कहेंगे। अच्छा, अब देखिए ये सप्लायर्स हो सकते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशंस, वो पर्सन्स, वो इंडिविजुअल्स, वो बिज़नेसेस जो आपको प्रोडक्ट्स, आपको मटेरियल सप्लाई करते हैं, आप उसे सप्लायर कह रहे होते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटर्स हो सकते हैं जो आपके प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिफरेंट लोकेलिटीज़ में, डिफरेंट टेरिटरीज़ में, अल्टीमेट कस्टमर तक या होलसेलर तक या रिटेलर तक आपके प्रोडक्ट को ले जाते हैं। तो इसे आप डिस्ट्रीब्यूटर्स फिर कह रहे होते हो। और आप कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर किस तरह आपके बिजनेस को इफेक्ट करता है या आपका बिजनेस किस तरह डिस्ट्रीब्यूटर को इफेक्ट करता है, दिस इज द इकोसिस्टम इकोलॉजी। अगर डिस्ट्रीब्यूटर स्ट्राइक पे है, वो आपके साथ एग्रीमेंट में था, किसी कॉन्ट्रैक्ट में था, आपके प्रोडक्ट को सप्लाई करने के लिए आपने उसे एज ए एजेंट, एजेंसी फंक्शन परफॉर्म कर रहा था। लेकिन अगर किसी भी वजह से कोई भी आप कह सकते हैं कि किसी भी पॉइंट पे आप के जो रिलेशनशिप है ये डिस्टर्ब हुआ, तो अब डिस्ट्रीब्यूटर उस आपके बिजनेस का, आपकी कंपनी के प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने से रिफ्यूज़ल है, रिफ्यूज़ कर रहा है अगर, तो आपको बिज़नेस इफ़ेक्ट होगा ज़रूर। या अगर एक बिज़नेस, एक कंपनी, एक मैन्युफैक्चरर वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहा, तो उस प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो डिफरेंट लोकेलिटीज़ में, यानी अगर केपी में, पेशावर में एक प्रोडक्ट बनता है और डी खान का एक डिस्ट्रीब्यूटर है जो पेशावर से प्रोडक्ट लेता है, तो अब अगर पेशावर में मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वो प्रोडक्ट बनाना बंद कर दे, तो डिस्ट्रीब्यूटर इफ़ेक्ट होगा, उसकी इनकम इफ़ेक्ट होगी, उसके प्रॉफिट्स इफ़ेक्ट होंगे, उसके बिज़नेस सिस्टम इफ़ेक्ट हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटर का। इसी तरह कस्टमर्स, कस्टमर्स देखें, कस्टमर जो अल्टीमेट कस्टमर जो है आपका, अल्टीमेट कंज्यूमर है, वो बेसिक फ़ोर्स है जो इन्फ्लुएंस करता है प्रोडक्ट्स को, जो प्रोडक्ट्स को आपका प्रोडक्ट्स अट्रैक्ट करता है कस्टमर्स को। और अगर ये कस्टमर्स किस तरह इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं और आपका प्रोडक्ट किस तरह इफ़ेक्ट कर रहा होता है, कस्टमर की नेचर को देखते हुए, उसकी डिमांड को देखते हुए आप प्रोडक्ट सप्लाई करते हो। और अब अगर आपका कस्टमर प्रोडक्ट पे ट्रस्ट नहीं कर रहा, क्वालिटी पे ट्रस्ट नहीं कर रहा, क्वांटिटी पे ट्रस्ट नहीं कर रहा, तो कैसे आपके प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज़ होगी? तो कस्टमर आपके बिज़नेस को, किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन को इफ़ेक्ट करता है। अब की रिलेशनशिप है कि हर ऑर्गेनाइज़ेशन का उसके कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप, ऑर्गेनाइज़ेशंस के साथ रिलेशनशिप, सप्लायर्स के साथ रिलेशनशिप, गवर्नमेंट एजेंसीज़ जैसे एफबीआर है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो टैक्स कलेक्ट करता है। जैसे एससीसीपी है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो कंपनीज़ को रजिस्टर करता है। जैसे फूड अथॉरिटीज़ हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़, ये देखें ये गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं। अब इनके साथ आपका रिलेशनशिप, जैसे कंपेटिटर्स, आपके वो कंपनीज़ जो आपके मद्दे-मुकाबिल हैं, जो आपके कॉम्पिटिशन में हैं, कंपेटिटर्स हैं आपके। कंपेटिटर्स डिस्काउंट दे रहे हैं, आपको देना पड़ जाता है। कंपेटिटर प्राइसेस कम कर रहे हैं, आपको करनी पड़ जाती हैं। कंपेटिटर क्वालिटी इम्प्रूव कर रहे हैं, आपको करनी पड़ जाती है। कंपेटिटर्स टेक्नोलॉजी इम्प्रूव कर रहे हैं, आपको करनी पड़ जाती है। तो अब आप अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट को फॉलो करते हुए कंपेटिटर्स पे नज़र रखते हो, कंपेटिटर के प्रोडक्ट्स पे नज़र रखते हो, उसकी स्ट्रैटेजीज़, पॉलिसीज़ पे आपको नज़र रखनी होती है। तो अब हम क्लियर कर चुके हैं व्हाट इज़ अ बिज़नेस इकोसिस्टम। अ बिज़नेस इकोसिस्टम इज़ अ नेटवर्क ऑफ ऑर्गनाइज़ेशंस and these may be suppliers, distributors, customers, competitors, government agencies and so on। हम यहाँ इकोसिस्टम को क्लियर कर चुके हैं। अब देखिए, द आइडिया इज दैट ईच एंटिटी इन द इकोसिस्टम अफेक्ट एंड इज अफेक्टेड बाय अदर्स। हम यही क्लियर डिस्कस किया हमने कि आप जिस सिस्टम का पार्ट हैं, जिस इंडस्ट्री का पार्ट हैं, जहाँ आप स्टैंड कर रहे हैं, जहाँ आप सर्वाइव कर रहे हैं, उसके जो भी आपके सर्कल को, जो भी, चाहे वो कंपेटिटर्स हों आपके, चाहे आपके कस्टमर्स हों, आपके सप्लायर्स हों, आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स हों, गवर्नमेंट एजेंसीज हों, या कोई भी फोर्सेज हों, कोई भी स्टेक होल्डर हो जो इफ़ेक्ट कर रहा है आपके बिज़नेस को, तो आपका बिज़नेस अगर इफ़ेक्ट हो रहा है, तो वो स्टेक होल्डर भी इफ़ेक्ट होगा इससे। इसका ये मतलब हुआ कि बिज़नेस अफ़ेक्ट करता है स्टेक होल्डर्स को और स्टेक होल्डर्स इफ़ेक्ट करते हैं बिज़नेस को। दिस दिस इज़ बेसिकली अ रिलेशनशिप एंड दिस रिलेशनशिप इज़ कॉल्ड इकोसिस्टम। अब देखिए, हम कुछ कंसाइज़ कर लेते हैं कि लाइक नेचुरल इकोसिस्टम्स, द फर्म इन्वॉल्व्ड इन बिज़नेस इकोसिस्टम compete for survival with the adoption and sometimes extinctions।
कि आप अपनी सर्वाइवल के लिए इकोसिस्टम का पार्ट बनते हैं। अगर आप किसी सिस्टम का पार्ट ना बने तो आप सर्वाइव ही नहीं कर सकेंगे। यानी अगर आप जॉब के लिए अप्लाई ना करें, इकोसिस्टम का पार्ट ना बने तो कैसे आप फिर एक जॉब अवेल कर सकेंगे? तो आपको फिर स्क्रीनिंग का पार्ट बनना पड़ता है, आपको रिक्रूटमेंट का सिलेक्शन का पार्ट बनना पड़ता है। आप इकोसिस्टम का पार्ट बन रहे हैं, वहाँ आपके कंपेटिटर्स भी होंगे, आप इफ़ेक्ट होंगे और आपका कंपेटिटर आपसे इफ़ेक्ट होगा। तो अब आप क्लियर कर चुके हैं कि व्हाट इज़ इकोसिस्टम। अब बिज़नेस और एन ऑर्गेनाइज़ेशन इकोसिस्टम इज़ अ नेटवर्क ऑफ ऑर्गेनाइज़ेशंस। ये एक ऐसा नेटवर्क होता है ऑर्गेनाइज़ेशंस का जो एक बिज़नेस को इफ़ेक्ट करते हैं और बिज़नेस उनसे इफ़ेक्ट हो रहा होता है। और ये सिस्टम के कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स भी इफ़ेक्ट हो रहे होते हैं। तो ये हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक है, बिज़नेस इकोसिस्टम। अब जो हमने कुछ मेजर पॉइंट्स डिस्कस किए वो कुछ यूँ थे। अ बिज़नेस इकोसिस्टम इज़ अ नेटवर्क ऑफ ऑर्गेनाइज़ेशन। हमने पहला पॉइंट ये डिस्कस किया कि बिज़नेस इकोसिस्टम इज़ अ नेटवर्क ऑफ ऑर्गेनाइज़ेशन एंड दीज़ मे बी including suppliers, distributors, customers, competitors, government agencies and so on, involved in the delivery of specific product or service through both competition and cooperation। कि आप कंपटीशन को और कॉर्पोरेशंस को फॉलो करते हुए मीन्स के कहीं आपको कॉपरेट करना पड़ता है, कहीं आप compete करते हो। कहीं आपको सर्वाइवल की वार में इन्वॉल्व होना पड़ता है और कहीं आपको आप कह सकते हैं कि डेवलपमेंट को फॉलो करना पड़ता है, बिजनेस डेवलपमेंट पे फोकस करना पड़ता है, आपको प्रोडक्ट डिवर्सिफिकेशन पे फोकस करना होता है, प्रोडक्ट मार्केटिंग पे फोकस करना होता है, प्रोडक्ट एडवर्टीजमेंट पे, प्रोडक्ट ग्रोथ पे, सेल वॉल्यूम पे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे फोकस करना होता है। ये आपका ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। आप इकोसिस्टम में रहते हुए किस तरह प्रॉफिट को इम्प्रूव किया जा सकता है। आपका ऑब्जेक्टिव है गुडविल ऑफ द बिज़नेस। गुडविल को आप इम्प्रूव करना चाहते हैं बिज़नेस के ऑर्गेनाइज़ेशन की, ये आपके बिज़नेस जिसे हम कहते हैं कि वैल्यू ऑफ द फर्म, वैल्यू ऑफ द फर्म पे आप फ़ोकस कर रहे हो, तो किस तरह एक कम्पेटिटिव एनवायरनमेंट में रहते हुए, कम्पेटिटिव इकोसिस्टम में रहते हुए आप अपने बिज़नेस को की गुडविल को या वैल्यू ऑफ द बिज़नेस को पे स्टैंड कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट हमने जो पॉइंट डिस्कस किए उनको हम ब्रीफ अगर करें, द आइडिया इज दैट ईच एंटिटी इन द इकोसिस्टम अफेक्ट एंड इज अफेक्टेड बाय अदर्स। ये पॉइंट ज़रूरी है यहाँ क्लियर करना कि इकोसिस्टम में आप कोई सी जब आप ओपन सिस्टम है आपका, आपकी बिजनेस ओपनली फ्लेक्सिबल है, आपका बिजनेस, आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपकी कंपनी जो जिसके आप मैनेजर हैं, जिसके आप ओनर हैं, सीईओ हैं, प्रोप्राइटर हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो आप अपनी कंपनी को कभी भी एस्टेब्लिश नहीं कर सकते जब तक आप इकोसिस्टम का पार्ट ना बने, जब तक आप कंपटीशन में इन्वॉल्व ना हो, जब तक आप और ऑर्गेनाइजेशंस के साथ लिंकेजेस ना बनाएं और ऑर्गेनाइजेशंस के साथ स्पॉन्सरशिप्स क्रिएट ना करें, तब तक आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अपने प्रोडक्ट लाइन को, अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज नहीं कर सकते। एंड इकोसिस्टम क्रिएट स्ट्रॉन्ग बैरियर्स टू एंट्री ऑफ न्यू कंपटीशन। ये एक लास्ट पॉइंट था जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इकोसिस्टम का जब आप पार्ट होते हो तो इकोसिस्टम कंपटीशन को रोकता है, न्यू एंट्रेंस को रोकता है। आप देखते हो कि एक मार्केट में जब आप जाते हैं और वहाँ सेम प्रोडक्ट लाइन है, फर्स्ट शॉप जो है वो भी वही प्रोडक्ट, सेकंड शॉप पे वही प्रोडक्ट, थर्ड शॉप पे वही प्रोडक्ट्स, नेक्स्ट शॉप पे वही प्रोडक्ट्स, तो आप देखते हो कि इन लोगों ने कंपटीशन बनाया होता है। अब अगर इस कंपटीशन भी बनाए और इन बिजनेसेस, इन ऑर्गेनाइजेशंस, इन पर्सन्स ने एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क क्रिएट किया होता है। अब इस नेटवर्क में अगर कोई नया बिजनेसमैन, नई कंपनी इन्वॉल्व होने की कोशिश करती है तो उसे अपने रिसोर्सेज को वैसे इम्प्रूव करना पड़ जाता है, उसे उतनी इन्वेस्टमेंट लानी पड़ जाती है, उसे उतना कैपिटल लाना पड़ जाता है, यानी इनिशियल इन्वेस्टमेंट, उतने फाइनेंसेस इन्वेस्ट करने पड़ जाते हैं, जो लेवल उस लेवल पे आना पड़ता है, जो लेवल है एग्जिस्टिंग लेवल है कंपेटिटर्स का या इस इकोसिस्टम का। तो जैसे आप मीन्स के किसी कॉलेज से आप यूनिवर्सिटी का पार्ट बने हैं, ग्रेजुएशन आपने स्टार्ट की, तो आप देखते हो कि अब इस सिस्टम में आपको सर्वाइव करने के लिए आप भी इफ़ेक्ट हो रहे होते हैं और इफ़ेक्ट भी कर रहे होते हैं।
तो अब आपको सर्वाइव करने के लिए अपने लेवल को वहाँ लाना पड़ता है, जो लेवल एक ग्रेजुएशन के लिए ज़रूरी है, एक ग्रेजुएट के लिए ज़रूरी है। तो हम ये क्लियर कर चुके हैं, इकोसिस्टम मीन्स अ नेटवर्क ऑफ ऑर्गनाइज़ेशंस व्हिच मे इफ़ेक्ट एंड अफ़ेक्टेड बाय अदर्स। अब नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं कि इकोसिस्टम की अगर हिस्ट्री देख लें कुछ, in 1930s, British botanist Arthur Tansley introduced the term ecosystem to describe a community of organisms interacting with each other and their environments, air, water, earth, etc. In order to thrive, these organisms compete and collaborate with each other. Unavailable resources co-evolve and jointly adapt to external disruptions. Business strategist James Moore adopted this biological concept in his 1993 Harvard Business Review article, Predators and Prey, a new ecology of competition in which the paralleled companies operating in an increasingly interconnected world of commerce, community of organisms adapting and evolving to survive. More suggested that a company be viewed not as a single firm in an industry, but as a member of the business ecosystem, with participants spanning across multiple industries. लास्ट लाइन पे आपको फोकस करना होगा यहाँ। पहले तो हमने देख लिया कि हाँ, एक आर्थर टेंसले ने इकोसिस्टम इंट्रोड्यूस किया 1930 में। एक बॉटनिस्ट था, तो उसने ये कहा कि जब एक ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो हैं, डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं, ये एक इकोसिस्टम का पार्ट होते हैं, ये लिंक होते हैं, ये डिपेंड करते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। जैसे ह्यूमंस डिपेंडेंट हैं, आप लोग डिपेंडेंट हैं, कोई भी एनिमल है वो डिपेंडेंट है, या कोई ऑर्गेनिज्म है वो डिपेंडेंट है और फैक्टर्स पे। तो यहाँ से उसने कॉन्सेप्ट लिया। अब मोरे ने क्या किया, मोरे ने एक आर्टिकल लिखा और आर्टिकल में उसने बिजनेस न्यू इकोलॉजी ऑफ कंपटीशन पे बात की। और उसका कॉन्सेप्ट ये था कि मोरे सजेस्टेड दैट अ कंपनी बी व्यूड नॉट एज अ सिंगल फर्म इन एन इंडस्ट्री बट एज अ मेंबर ऑफ बिजनेस। यहाँ मोरे ने ये कहा कि एक कंपनी जो है वो एक सिंगल फर्म नहीं है। एक खुद को सिंगल, अगर सिंगल हो तो वो तो मोनोपोलिस्टिक हो जाएगी। मोनोपोली में होगा कि और कोई उसके कंपेटिटर ना हो, और ऐसा नहीं हो सकता। जैसे पाकिस्तान में आप देख लें कि जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर सिस्टम है, ये सिर्फ़ आज पाकिस्तान में हम देखते हैं कि अ, मोनोपोली में है, या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को देख लें, ये मोनोपोलिस्टिक है। लेकिन और आपको नज़र नहीं आ रहा, तो नियरेस्ट टू मोनोपोलिस्टिक ऑर्गेनाइज़ेशन नज़र आ सकती हैं। लेकिन उनका सर्वाइवल जो है वो बहुत मुश्किल रह जाता है। उनको स्टैंड करना पड़ जाता है स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स पे, रूल्स पे। मोरे ने क्या कहा कि बिज़नेस इकोसिस्टम जो है वो उस सिस्टम में आप नहीं कह सकते कि एक कंपनी सिंगल कहीं स्टैंड करे। उसको एक सिस्टम का पार्ट बनना पड़ जाता है और एक इंडस्ट्री में उसे सर्वाइव करना पड़ा। जैसे मैंने आपको कहा, फैब्रिक इंडस्ट्री जहाँ डिफरेंट ब्रांड्स हैं फैब्रिक के, जैसे आपके पास फार्मास्यूटिकल है, मेडिसिन, जहाँ डिफरेंट ब्रांड्स हैं, कंपनीज़ हैं, जो मिल के एक इंडस्ट्री की शक्ल बन जाते हैं। जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, ये एक इंडस्ट्री बन जाती है। तो जब एक आप बिज़नेस बनता है, एक ऑर्गेनाइज़ेशन है, उसे हमेशा सर्वाइव करने के लिए, अपनी वैल्यू को गुडविल पे स्टैंड करने के लिए उसे एक इकोसिस्टम का पार्ट बनना होता है। और इसी को हमने कहा था कि ओपन सिस्टम। और जब आप क्लोज़ सिस्टम हैं, तो आप इकोसिस्टम का पार्ट नहीं बन रहे होते और आप पे सर्वाइवल आपको मुश्किल हो जाता है। ये आज हमारा फर्स्ट टॉपिक रहा, जिसे हमने इकोसिस्टम कहा। Advances in technology and increasingly globalization have changed ideas about the best ways to do business, and the idea of business ecosystem is thought to help companies understand how to thrive in this rapidly changing environment, ecosystem, and competition. अब इस पॉइंट को हम क्या कह रहे हैं, लास्ट हम ये कुछ कंक्लूड कर रहे हैं कि जब टेक्नोलॉजीज़ चेंज हो रही हैं, जब एडवांसमेंट्स आ रही हैं और आप एक ओल्ड प्रोडक्ट बना रहे हैं, ओल्ड टेक्नोलॉजी है आपके पास, तो आप अपने प्रोडक्ट पे फिर स्टैंड नहीं कर सकते। अब आपको एक रेडीमेड प्रोडक्ट चाहिए। अब आपको किसी और ऑर्गेनाइज़ेशन से, किसी और सप्लायर से हेल्प चाहिए होगी।
जैसे हम देखते हैं आज आप डिफरेंट आउटलेट्स पे विज़िट करते हैं तो काफ़ी ब्रांड ऐसे हैं जो उस बिज़नेस के उस ऑर्गेनाइज़ेशन के पेरेंट ऑर्गेनाइज़ेशन के अपने नहीं हैं। क्योंकि वो आपके पास उस बिज़नेस के पास उतनी वर्कफ़ोर्स नहीं है, वो टेक्नोलॉजी नहीं है, वो क्वालिटी का उतना प्रोडक्ट नहीं बना सकता, उतनी क्वांटिटी में प्रोडक्ट नहीं बना सकता, तो अब वो किसी और ऑर्गनाइज़ेशन से जो आपको इन टाइम प्रोडक्ट दे दे, वो बाय डिसीज़न में जाते हैं, मेक डिसीज़न आप फिर नहीं लेते। आप रेडीमेड प्रोडक्ट लेके अपनी शॉप पे बेचना शुरू कर देते हो। इकोसिस्टम और अब अगर आप ऐसा ना करें, तो आपका बिज़नेस सर्वाइव नहीं कर सकेगा। तो जब गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाती है, प्राइवेट सेक्टर्स को कह दिया है कि हम एजुकेशनल पब्लिक सेक्टर एजुकेशन उतनी नहीं ये डिमांड पूरी नहीं कर सकते, तो प्राइवेट सेक्टर आ गया और प्राइवेट सेक्टर ने अब गवर्नमेंट इकोसिस्टम में अगर ना जाती, तो प्राइवेट सेक्टर कभी भी गवर्नमेंट को हेल्प आउट ना करता, गवर्नमेंट एजेंसीज़ को हेल्प आउट नहीं कर सकता था। इकोसिस्टम एंड कंपटीशन को हमने क्या कह दिया इकोसिस्टम को क्या कह दिया कि चेंजिंग रैपिडली चेंजिंग इन्वायरमेंट जैसे इन्वायरमेट चेंज हो रही है जैसे कंडीशंस ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं तो अब यहाँ ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो बाय देयर ओन सेक स्टैंड नहीं कर सकते ऑर्गेनाइजेशंस को अब और ऑर्गेनाइजेशंस के साथ और कंपेटिटर्स के साथ सप्लायर्स के साथ उनको नेटवर्क्स बनाने पड़ते हैं क्रिएट करने पड़ते हैं या नेटवर्क्स का पार्ट बनना पड़ता है आपको तो फिर आप सर्वाइव करते हो दिस इज बिजनेस इकोलॉजी अब मैं लास्ट स्लाइड शेयर कर रहा हूँ आपके सामने यहाँ जो बात हुई प्रीवियस स्लाइड्स में प्रीवियसली हमने बात की वही कुछ सामने है आपके कि इकोसिस्टम क्रिएट स्ट्रॉन्ग बैरियर्स टू एंट्री फॉर न्यू competition as potential entrants not only have to duplicate or better the core product but they must also compete against the entire system of independent complementing business and suppliers that form a network तो हमने ये बात पहले की कि अगर इकोसिस्टम जो है एक जो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है ये बेसिकली और कंपेटिटर्स को रोकती है कंपेटिटर्स की इंट्रेंस को रोकती है बैरियर है उनके लिए जिसको देखते हुए आप जिस एनवायरनमेंट का पार्ट है आप फिर अपने बिजनेस अपने प्रोडक्ट पे स्टैंड कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट की ग्रोथ को आप इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने बिजनेस की वैल्यू को गुडविल को इम्प्रूव कर सकते हैं स्टेब्लिश कर सकते हैं इकोसिस्टम के एक एडवांटेज ये भी है कि न्यू एंट्रेंस के लिए ये बैरियर है न्यू कंपेटिटर्स के लिए बैरियर है और इस तरह फिर जो आप क्वालिटी जो वैल्यू आप एस्टेब्लिश कर चुके होते हैं उस तक उस लेवल तक पहुंचने के लिए न्यू एंट्रेंस जो है उसको उतनी इन्वेस्टमेंट लानी पड़ जाती है उतना प्रोडक्ट्स लाइन प्रोडक्ट लाइन वो इम्प्रूव करनी पड़ जाती है या अपनी वैल्यू को इम्प्रूव करना पड़ जाता है तो फिर नया कंपेटिटर जो है वो आपके अगेंस्ट आ सकता है अदरवाइज नहीं आ सकता इस तरह हम कह सकते हैं कि ड्राइविंग न्यू कोलैबोरेशंस टू एड्रेसिंग राइजिंग सोशल एंड एनवायरमेंटल चैलेंजेस यानी कोई सोशल चैलेंजेस हैं एनवायरमेंटल चैलेंजेस हैं जैसे कोविड है जैसे अर्थक्वेक्स हैं नेचुरल डिजास्टर्स हैं इनको मीट अप करने के लिए जैसे इन्फ्लेशन है महंगाई यानी अगर इन्फ्लेशन आ गया या अगर कोविड का प्रॉब्लम है नेचुरल डिजास्टर्स हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं सोशल प्रॉब्लम्स हैं इनको मीट अप करने के लिए इन चैलेंजेस को हैंडल करने के लिए बिजनेसेस को इकोसिस्टम का पार्ट बनना पड़ता है और इकोसिस्टम ही फिर आपको प्रोटेक्ट करता है ऐसी इन्वायरमेंट में कि आपको लोन चाहिए तो आप बैंक के साथ अगर नेटवर्किंग रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे तो आपको लोन मिलेगा और जब तक ऐसा नहीं करेंगे आपको लोन नहीं मिलेगा बैंक से आपका क्रेडिटर आपका सप्लायर आपको लोन नहीं देगा आपका सप्लायर आपको क्रेडिट पे प्रोडक्ट्स नहीं देगा मटेरियल नहीं देगा इन प्रोसेस प्रोडक्ट्स नहीं देगा रेडीमेड प्रोडक्ट्स नहीं देगा तो फिर कैसे आप सरवाइव कर पाएंगे ऐसी सिचुएशन में इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि है harassing creativity and innovation to lower the cost of production or allow members to reach new customers अब अगर आप नए कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं आप कैपिटल एडिकेसी इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं आप नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं या आपकी जो पॉलिसी है आपकी यही प्लानिंग है तो उसके लिए फिर आपको अपने प्रोडक्ट्स को कस्टमर डिमांड को इंक्रीज करना पड़ेगा और कस्टमर डिमांड आप अगर फुलफिल नहीं कर पा रहे तो आपको और सप्लायर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स करने पड़ेंगे एग्रीमेंट करने पड़ेंगे
तो इकोसिस्टम का पार्ट होंगे आप, इकोसिस्टम को अडॉप्ट करेंगे आप, तो ईज़िली आप फिर अपने कस्टमर्स की डिमांड फुलफ़िल कर पाएँगे। इस तरह नेक्स्ट पॉइंट हम कह सकते हैं एक्सेलरेटिंग द लर्निंग प्रोसेस टू इफेक्टिवली कोलैबोरेट एंड शेयर इनसाइट्स, स्किल्स, एक्सपर्टीज एंड नॉलेज। और ये भी हो सकता है कि जब आप और जैसे मैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की बात करूँ, अगर आप और यूनिवर्सिटीज़ के साथ एक इदारा, एक यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटीज़ के साथ यूनिवर्सिटीज़ के इकोसिस्टम का पार्ट बने या रिलेशनशिप क्रिएट करें, तो फिर आप सेमिनार्स भी कंडक्ट कर सकते हैं, आप स्टूडेंट शेयरिंग पे भी जा सकते हैं, आप प्रोग्राम शेयरिंग पे भी जा सकते हैं, फैकल्टी डेवलपमेंट पे भी जा सकते हैं, फैकल्टी शेयरिंग पे भी जा सकते हैं। तो अगर कोई और ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो आप कह सकते हैं कि बेस्ट एक्सपर्टीज रखते हैं वर्कफोर्स में, तो वो इजीली आपको भी वही सर्विसेज दे सकते हैं अगर रिलेशनशिप हो। क्रिएटिंग न्यू वेज टू एड्रेस फंडामेंटल ह्यूमन नीड्स एंड डिजायर्स। और इकोसिस्टम के ज़रिए जो भी डिमांड्स हैं, डिज़ायर एंड डिमांड पे जब हम बात करते हैं कि डिज़ायर क्रिएट्स डिमांड। अगर मैं कहूँ कि डिज़ायर होगी तो डिमांड क्रिएट होती है, डिज़ायर वांट से रिलेटेड है, वांट्स होंगी तो डिमांड क्रिएट होती है, नीड्स क्रिएट होती हैं। तो जब डिमांड्स और नीड्स, फंडामेंटल ह्यूमन नीड्स जो हैं, इनको अकम्प्लिश करने के लिए ज़रूरी है कि बिजनेसेस को, ऑर्गेनाइजेशंस को, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो, चाहे प्रॉफिटेबल नॉन प्रॉफिट बिजनेसेस हों, उनको ज़रूर इकोसिस्टम में और ऑर्गेनाइजेशन के साथ, कंपेटिटर्स के साथ, सप्लायर्स के साथ, डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ आपको रिलेशनशिप क्रिएट करना पड़ता है, नेटवर्क का पार्ट बनना पड़ता है। जैसे मैंने आपको कहा कि कोविड की सिचुएशन जब थी, कोविड की सिचुएशन अगर है, तो उसमें अब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट स्टैंड करे पब्लिक सेक्टर पे, पब्लिक हेल्थ सेक्टर्स पे, उसे फिर प्राइवेट सेक्टर्स को भी सपोर्ट करना होगा और प्राइवेट सेक्टर्स से हेल्प लेनी होगी और प्राइवेट सेक्टर्स को हेल्प करना होगा। तो ये है इकोसिस्टम। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक रहा जिसमें हमने इकोसिस्टम को डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट जो हमारा आज के लेक्चर में टॉपिक है वो हमारे पास एनवायरनमेंट एंड टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट है। तो इकोसिस्टम में या बिजनेस इकोलॉजी में यहाँ कोई प्रॉब्लम हो, आपको कोई क्वेश्चन क्यूरी है, तो आप ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं, ज़रूर कमेंट करें, ताकि साथ साथ हम बिजनेस मैनेजमेंट को, ये सिंपल मैनेजमेंट एज अ सब्जेक्ट, एज अ कोर सब्जेक्ट प्रॉपर सीख सकें।